क्वेश्चन नंबर 140 तक कर लिए थे, 141 से देखते हैं क्या कह रहा है ये। पार्टिकल प्रोजेक्ट किया गया एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री, 45 डिग्री पे फेंका गया 8 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ ए वॉल, एक दीवार से 8 मीटर पहले फेंका। जस्ट टचेस द टॉप ऑफ द वॉल, दीवार को छू के निकल जाता है, फिर दीवार को पार करके जमीन पे गिरता है, फॉल्स ऑन द ग्राउंड। दीवार के अपोजिट साइड कहाँ? 4 मीटर पे। भाई दीवार से 8 मीटर पहले फेंका और दीवार के आगे 4 मीटर और गया, दीवार की हाइट बता दी। देखो, डायग्राम से समझने की कोशिश करेंगे इस क्वेश्चन को। 141 प्रोजेक्टाइल में ना इस तरह का मोशन होता है हमारा, ये एक्स, ये वाई। वाई और एक्स में जो इक्वेशन रिलेशन बताती है उसको कहते हैं इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी। इसको हम y इज इक्वल टू एक्स टेन थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर अपॉन 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा भी लिखते हैं, और इसी को हम एक्स टेन थीटा 1 - x/r भी लिखते हैं। अब कब ये इक्वेशन, हाइट पूछी है बेसिकली दीवार की, समझने की कोशिश करें। तो इस तरह से हमने प्रोजेक्टाइल को फेंका, कुछ वेलोसिटी यू दे करके फेंका, थीटा एंगल पे फेंका, तो इस तरह का पाथ ये फॉलो करता है। ये बिल्कुल बीचों बीच जो हाइट होती है ये मैक्सिमम होती है, इसीलिए इसको एच मैक्स कहते हैं। जब ये पूछता है तो हम डायरेक्ट फॉर्मूला लगा देते हैं, u² sin स्क्वायर थीटा अपॉन 2। लेकिन वो जरूरी नहीं है, एग्जामिनर यही बीच वाली, यही वाली हाइट हमसे पूछेगा। वो यहाँ की हाइट भी हमसे पूछ सकता है, h1 कह देता हूँ मैं इसको। वो यहाँ की भी हमसे पूछ सकता है, h2 कह देता हूँ, वो कोई सी भी हमसे पूछ सकता है। तो बेटा मेरी बातों को ध्यान से सुना करो, समझा करो कि जब बीच वाली हाइट पूछता है ना, तब तो हम ये एच मैक्स का ही फॉर्मूला लगाते हैं। लेकिन अगर इसके साइड में आगे पीछे कोई भी हाइट पूछता है तो हम इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी लगाते हैं। तो कहने का मतलब प्रोजेक्टाइल में इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी तो कहीं भी लगाई जा सकती है किसी भी हाइट को पता करने के लिए, लेकिन मैक्सिमम हाइट पता करने के लिए एच मैक्स का फॉर्मूला लगाया जाता है, और एच मैक्स ठीक बीचों बीच होता है। तो इस बार यहाँ जो दीवार है वो यहाँ पे है। ये तो मैंने सिचुएशन समझाने के लिए आपको बता दिया, मैं कहो तो मैं एक और डायग्राम से और अच्छे से समझा देता हूँ इसको, सिचुएशन को और क्लियर कर देता हूँ आपको। समझ में आना जरूरी। ये एक्स है, ये वाई, और ये गया हमारा प्रोजेक्टाइल यू वेलोसिटी के साथ थीटा है। तो ये यूं कह रहा है यहाँ कहीं दीवार है, दीवार है, वॉल है, जहां से हमने प्रोजेक्टाइल को फेंका वो पोजीशन दीवार से 8 मीटर पहले है, और जहां प्रोजेक्टाइल गिरा वो पोजीशन दीवार से 4 मीटर आगे है। ठीक है, तो टोटल रेंज हो गई 12 मीटर। लेकिन रेंज पता करके भी हम कुछ कर नहीं पाएंगे, क्योंकि बीच की हाइट नहीं चाहिए, मिड पॉइंट पे हाइट नहीं चाहिए, एच मैक्स नहीं चाहिए, मैक्सिमम हाइट नहीं चाहिए, हमें तो वॉल की हाइट चाहिए। और वॉल की हाइट पता करने के लिए इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी लगाते हैं। तो बस y इज इक्वल टू एक्स टेन थीटा, दीवार की हाइट को मैं मानूंगा y, और ये y मुझे पता करना है। y इज इक्वल टू एक्स टेन थीटा 1 - x/r। चलिए अब y पता करना है तो सॉल्व कर लेते हैं। y तो दीवार की हाइट हो गई, और x का काम कौन करेगा? x का काम करेगा ये 8 मीटर। जो हाइट हमको पता करनी है उस हाइट से पहले कितनी दूरी तय हो चुकी है उसको कहते हैं x, है ना। भाई जिस पॉइंट पे हमें हाइट पता करनी है उस पॉइंट की हाइट को कहते हैं y, और उस पॉइंट से पहले प्रोजेक्टाइल ने जितनी दूरी तय करी उसको कहते हैं x। तो ये जो है ये हमारा x हो गया, और दीवार की हाइट जो है वो हमारी y।
इनको यूज करेंगे, काम हमारा खत्म हो जाएगा। तो वाई पता करना है। एक्स की वैल्यू कितनी हो गई भाई? 8। एंगल 45 डिग्री क्वेश्चन में दिया गया है। 1 - 8 और रेंज कितनी हो गई? 12। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। tan 45 की वैल्यू 1 होती है। ये हो गया 12 - 8/12। तो ये हो गया 8 × 4/12। 4×3 = 12। वाई की वैल्यू आ गई 8/3 मीटर। ये हमारा आंसर होगा। देखो पहले चेक करते हैं आंसर। थर्ड ऑप्शन। ठीक है। ये समझ आया या नहीं आया बताइए बेटा। सर एक बार डायग्राम और समझाइए। देखो फिर समझ, कोई दिक्कत नहीं है। जब कोई प्रोजेक्टाइल ट्रेवल करता है तो ये है वाई डायरेक्शन, ये है एक्स डायरेक्शन, ये है ओरिजिन, जिसको हम पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन भी कहते हैं। प्रोजेक्टाइल को हम पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन से फेंकते हैं, यू वेलोसिटी दे करके फेंकते हैं। पार्टिकल इस तरह का पाथ फॉलो करता है। अब इसमें ये जो मिड पॉइंट है, मध्य बिंदु जो है, उसकी हाइट को तो हम कहते हैं एच मैक्स। और ये निकालने के लिए हम फॉर्मूला ही इस्तेमाल करते हैं, जल्दी हो जाता है। लेकिन इस मध्य बिंदु से, मिड पॉइंट से पहले कहीं हाइट निकालनी है, या इस मध्य बिंदु के बाद किसी बिंदु पर हाइट निकालनी है, तो फिर हम इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी लगाएंगे। यहाँ है हमारी दीवार, ये है दीवार, वॉल। क्वेश्चन कह रहा है दीवार से पहले प्रोजेक्टाइल ने 8 मीटर की दूरी तय की, दीवार के बाद प्रोजेक्टाइल ने 4 मीटर की दूरी तय की। तो ये जो दीवार से पहले की जो दूरी है, इसको हम कहते हैं एक्स, और दीवार की हाइट को कहते हैं वाई। और दोनों में रिलेशन पता करने के लिए लगाते हैं इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी। वाई इज इक्वल टू एक्स टेन थीटा 1 - x/r। ये बात समझ में आई? मिड पॉइंट पे अगर हाइट चाहिए तो एच मैक्स का फॉर्मूला, मिड पॉइंट से पहले कोई हाइट चाहिए या मिड पॉइंट के बाद कोई हाइट चाहिए, तो फिर इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी लगाएंगे। ये दीवार जो है मिड पॉइंट पर नहीं है। दीवार से पहले प्रोजेक्टाइल ने चला 8 मीटर का डिस्टेंस, और दीवार के बाद प्रोजेक्टाइल ने चला 4 मीटर का डिस्टेंस। तो जाहिर सी बात है बीच में तो नहीं है, टोटल दूरी हो गई 12 मीटर। अगर ये टोटल रेंज हो गई 12 मीटर, टोटल हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ट्रेवल की गई दूरी हो गई 12 मीटर। कैसे भी कह दो, शब्द बहुत सारे, सेंटेंस बहुत सारे फ्रेम हो सकते हैं। तो प्रोजेक्टाइल ने कुल दूरी, टोटल डिस्टेंस जो ट्रेवल किया हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, वो है 12 मीटर। और ये हो गई हमारी रेंज। अगर मिड पॉइंट पे हाइट पूछता तो वो कहता है 6 मीटर पे हाइट कितनी थी। लेकिन 6 पे नहीं पूछा, 8 पे पूछा है, तो मिड पॉइंट पे नहीं पूछ रहा, मिड पॉइंट से आगे पूछ रहा है। जब मिड पॉइंट से आगे पूछ रहा है तो फिर हमें इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी लगानी पड़ेगी। इतनी बात समझ में आई बेटा? जी सर। हाँ। तो वाई हो गया, ये हो गया हाइट ऑफ बॉल, ठीक है। और एक्स हो गया हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बिफोर वॉल, दीवार तक आने से पहले की क्षैतिज दूरी। समझ में आई बात मेरी? जी सर। बस तो काम खत्म। इक्वेशन में रख के वैल्यू पुट कर दी हमने, सॉल्व कर दिया, आंसर आ गया। ये देखो। समझ आया? ये देखो वैल्यू डाल दी सारी। एक्स की वैल्यू 8, एंगल 45 डिग्री, पुट करके सॉल्व कर दिया। अब आया नहीं आया बताओ?
बोलो बेटा, आया नहीं आया यहाँ तक? चलें आगे? जी सर। चलो। क्वेश्चन नंबर 142। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 142? देखते हैं भाई। मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज ऑफ ए गन। कोई गन है, उसकी मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज दे दी गई 16 किलोमीटर। मजल वेलोसिटी या वेलोसिटी हमें बता। मजल वेलोसिटी कितनी होगी? मजल वेलोसिटी कोई नई चीज नहीं है, बच्चे शब्दों में कंफ्यूज हो जाते हैं। मजल वेलोसिटी नॉर्मल वेलोसिटी है, जिस वेलोसिटी से पार्टिकल को फेंका गया है, जिस वेलोसिटी से पार्टिकल को प्रोजेक्ट किया गया है। लेकिन यहाँ थोड़ा सा ध्यान इस बात पे देना है कि रेंज नहीं कह रहा है, हॉरिजॉन्टल रेंज नहीं कह रहा है, ये मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज कह रहा है। दोनों में फर्क होता है। ये देखिएगा क्वेश्चन नंबर 142। रेंज अगर आपसे कहता है तो यू स्क्वायर साइन 2 थीटा/जी। और अगर मैक्सिमम रेंज कहता है तो यू स्क्वायर अपॉन। दोनों बातों में फर्क है, कंफ्यूज नहीं होना। सिर्फ रेंज कहता है तो ऊपर वाला, और मैक्सिमम रेंज कहता है तो नीचे वाला। तो नीचे वाला फॉर्मूला हम यूज करेंगे। मैक्सिमम रेंज 16 किलोमीटर दी गई है, इसको मीटर में कन्वर्ट करें तो 16,000 हो गया। ठीक है। यू स्क्वायर, यू पता करना है, जी की वैल्यू 10 है। तो यू स्क्वायर हो गया 16,000 × 10। अंडर रूट ले लें तो ये हो जाएगा 16 का अंडर रूट 4, और 4 जीरो का आ गया 2 जीरो, यानी कि 400 मीटर पर सेकेंड। दिस इज द आंसर। चेक करते हैं। सेकंड ऑप्शन। समझ आया बेटा, नहीं आया? बिल्कुल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। नहीं आया तो हेजिटेट करने की जरूरत नहीं है, पूछ लो दोबारा, फिर बता दूंगा। आया नहीं आया? हाँ, बिल्कुल सिंपल है। मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज कहाँ है? तो बच्चे दिमाग में रखते हैं रेंज का फॉर्मूला। रेंज को ध्यान में रखो, लेकिन ये भी ध्यान रखो कहीं मैक्सिमम तो नहीं कह रहा। अगर मैक्सिमम कह दिया तो फॉर्मूला बदल जाएगा। फिर यू स्क्वायर साइन 2 थीटा नहीं लगेगा, फिर यू स्क्वायर अपॉन जी लगेगा। क्वेश्चन नंबर 143। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 143? देखते हैं भाई। ए बॉडी इज थ्रोन विद वेलोसिटी। वेलोसिटी दे दी गई 9.8 मीटर पर सेकेंड। एंगल दे दिया गया 30 डिग्री। और मैं पूरे टॉपिक में प्रोजेक्टाइल मोशन में आपको ये बताता हुआ चल रहा हूं कि एंगल पे हमेशा ध्यान देना। एंगल हॉरिजॉन्टल के साथ है या फिर वर्टिकल के साथ? हमें हॉरिजॉन्टल के साथ चाहिए। अगर हॉरिजॉन्टल के साथ ही दिया गया है तो एज सच उठा के यूज कर लो। लेकिन अगर वर्टिकल के साथ दिया है तो 90 माइनस करके यूज करना है। यहाँ पे एंगल हॉरिजॉन्टल के साथ ही दिया गया है, तो उसको एज सच हम इस्तेमाल करेंगे। ठीक है। आगे हमसे पूछ रहा है इट विल हिट द ग्राउंड आफ्टर ए टाइम। कितने समय के बाद वो ग्राउंड पर वापस आएगा? जितने समय के बाद वो ग्राउंड पे वापस आता है उसको हम यहाँ कहते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट। यानी कि पार्टिकल कितनी देर तक हवा में रहा, कितनी देर तक फ्लाई कर रहा था। जितनी देर तक फ्लाई कर रहा था उसको कहते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट। समझ रहे हो बात को? तो इनडायरेक्टली टाइम ऑफ फ्लाइट पूछा गया, और टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला हम जानते हैं। करते हैं भाई आगे। क्वेश्चन नंबर 143। टाइम ऑफ फ्लाइट पूछा है, कितनी देर बाद जमीन पे वापस आएगा या कितनी देर तक हवा में रहेगा। तो ये हो गया 2u sin थीटा अपॉन जी। यू की वैल्यू 9.8, एंगल 30 डिग्री, जी की वैल्यू भी 9.8। ठीक है, 9.8 से 9.8 कट गया, तो टी की वैल्यू 2 × sin 30। sin 30 की वैल्यू 1/2। 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो ये आया 1 सेकेंड। 143 का आंसर हो गया 1 सेकेंड। आंसर चेक करते हैं। 1 सेकेंड यानी कि चौथा ऑप्शन। समझ आया बेटा, नहीं आया? आ गया बेटा? सर।
चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 144 क्या कह रहा है? तीन पार्टिकल है ए बी और सी, तीनों को सेम पॉइंट से प्रोजेक्ट किया गया, सेम स्पीड से प्रोजेक्ट किया गया, एंगल अलग अलग थे, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री रेस्पेक्टिवली, और एंगल हॉरिजॉन्टल के साथ थे। तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। अगर ये एंगल वर्टिकल के साथ होते तो 90 माइनस थीटा के अपने फॉर्मूला लगा, क्योंकि अभी ये हॉरिजॉन्टल के साथ है तो जैसे दिए हैं वैसे इनको इस्तेमाल किया जाए। चार स्टेटमेंट है, चेक करते हैं कौन सा सही कौन सा गलत। इन्होंने भी हमसे पूछा है कौन सा करेक्ट। यहाँ भी कंफ्यूजन के चांसेस है, कई बार क्वेश्चन में पूछ लेते हैं कौन सा इनकरेक्ट, तो आप फंस जाते हैं। यहाँ पे करेक्ट ही पूछा है तो करेक्ट हम निकालने की कोशिश करते हैं कौन सा करेक्ट। भाई एंगल बढ़ते हुए जा रहे हैं, पहले का ए का एंगल है 30 डिग्री, बी का है 45 डिग्री और सी का है 60 डिग्री। अनइक्वल रेंजेस, रेंज की बात कर रहे हैं तो रेंज का तो हमें सीधा सीधा आइडिया लग गया। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के लिए रेंज सेम होती है, ऐसा मैं पहले आपको बता चुका हूँ। और ध्यान दो तो देखो 30 डिग्री और 60 डिग्री आपस में कॉम्प्लीमेंट्री है, क्योंकि इनका सम 90 डिग्री है। कॉम्प्लीमेंट्री है तो इनकी रेंज सेम आएगी। तो ए और सी की रेंज सेम आएगी, बी की डिफरेंट होगी। तो कह रहा है अनइक्वल, क्या तीनों की अनइक्वल है ना? गलत होगा, क्योंकि ए और सी की रेंज तो बराबर है ना। बी की डिफरेंट होगी, ये कह रहा है तीनों की डिफरेंट होगी, तीनों की अनइक्वल होगी। तीनों की अनइक्वल नहीं होगी, फिर बोल देता हूँ, क्योंकि ए और सी के जो एंगल्स दिए हैं वो कॉम्प्लीमेंट्री हैं, और कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के लिए रेंज सेम होती है। तो ए और सी के लिए रेंज इक्वल होगी और बी की अनइक्वल होगी, तो पहला तो गलत हो गया। अच्छा, फिर कह रहा है ए और सी की रेंज इक्वल होगी, ये बात सही है। और दूसरा इसी में कह रहा है लेस देन बी, बी से कम होगी, ये बात भी सही है। ये क्यों सही है भैया? क्योंकि बी का एंगल 45 डिग्री है, और 45 डिग्री पे रेंज मैक्सिमम होती है। 45 डिग्री पे रेंज मैक्सिमम होती है, तो बी की रेंज मैक्सिमम होगी। और जिसकी मैक्सिमम होगी तो बाकी सब की तो उससे कम ही होगी, मैक्सिमम से कम होगी। तो दूसरा स्टेटमेंट सही है, और दूसरा सही है तो यही हमारा आंसर है। आगे देख लेते हैं, तीसरा ही पढ़ लेते हैं। रेंज ऑफ ए एंड सी आर इक्वल, ए और सी की रेंज इक्वल है, बिल्कुल इक्वल है क्योंकि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है। लेकिन बी से ज्यादा है, बी से ज्यादा कैसे हो सकती है? बी की तो मैक्सिमम है। बी से ज्यादा तो किसी की भी रेंज नहीं होगी, क्योंकि बी का एंगल 45 डिग्री और 45 डिग्री पे रेंज मैक्सिमम होती है। चौथा स्टेट तो ये भी गलत हो गया भैया। चौथा स्टेटमेंट ए बी सी तीनों की रेंज इक्वल है, ये भी गलत है। ए और सी की इक्वल है, बी की मैक्सिमम है। समझ आया बेटा? सर। थियोरेटिकल क्वेश्चन था, कोई खास बात नहीं। क्वेश्चन नंबर 145 क्या कह रहा है? ए बॉल काइनेटिक एनर्जी इज ई, जिसकी काइनेटिक एनर्जी ई है, उसको ऊपर फेंका गया 45 डिग्री पे हॉरिजॉन्टल के साथ। काइनेटिक एनर्जी हाईएस्ट पॉइंट पे कितनी है? बहुत सिंपल क्वेश्चन। पहले काइनेटिक एनर्जी ई है, 45 डिग्री पर फेंक दिया तो काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी? ठीक है, हाईएस्ट पॉइंट पर काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी? चलिए पता करते हैं कितनी होगी भाई। 145। डायग्राम बना लेते हैं। ये वाई डायरेक्शन है, ये एक्स डायरेक्शन है, ये पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन है जिसको ओरिजिन भी कहते हैं हम लोग। यू वेलोसिटी से पार्टिकल को फेंका गया है। एंगल जो है वो 45 डिग्री है। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी ई है। पार्टिकल जाएगा कुछ इस तरह से, हाईएस्ट पॉइंट पर काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी? तो भैया काइनेटिक एनर्जी होती है हाफ एम वी स्क्वायर, या हाफ एम वी स्क्वायर। शुरू में रही होगी हाफ एम यू स्क्वायर, जिसको क्वेश्चन में कहा गया है ई। अब बात करें हाईएस्ट पॉइंट पे,
तो हाईएस्ट पॉइंट के बारे में खास बात हम जानते हैं कि हाईएस्ट पॉइंट पर वर्टिकल कंपोनेंट तो जीरो हो जाता है, सिर्फ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट बचता है, और वो होता है यू कॉस थीटा। यहाँ पे हो जाएगा यू कॉस 45, और यानी कॉस 45 की वैल्यू 1/√2। तो यहाँ वेलोसिटी हो जाएगी हाईएस्ट पॉइंट पर u/√2। अब जब u/√2 आ गया तो काइनेटिक एनर्जी भी आ गई। काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी हाईएस्ट पॉइंट पर ½ mv², जिसको कि हम लिख सकते हैं क्या, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू ½ mv की वैल्यू u/√2 का स्क्वायर, ½ mu², और √2 का स्क्वायर हो गया 2। तो काइनेटिक एनर्जी हो गई ½ mu² अपॉन 2। इसको कहेंगे हम ई। तो ये हो गई E/2। तो हाईएस्ट पॉइंट पर काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी E/2। होंगे आंसर, यानी कि थर्ड ऑप्शन। समझ आया बेटा, नहीं आया? बोलो। नहीं आया तो दोबारा बताते हैं, आ गया तो आगे चलते हैं। सर आ गई। नहीं आया तो फिर देख सकते हो, एक बार फिर रिवाइज करवा देता हूँ भैया। कोई विशेष बात नहीं है। एक बार फिर समझा देते हैं। ये देखो, पार्टिकल ऐसे फेंका, शुरू में वेलोसिटी u थी, तो काइनेटिक एनर्जी ई थी। ई बोले तो ½ mU²। हाईएस्ट पॉइंट पर वेलोसिटी बदल गई तो काइनेटिक एनर्जी भी बदल जानी चाहिए, और वही हमसे पूछी है। हाईएस्ट पॉइंट पर वेलोसिटी होती है यू कॉस थीटा। यू कॉस थीटा बोले तो u cos 45। u cos 45 बोले तो u/√2। तो काइनेटिक एनर्जी नए वाली के ई डैश कह देता हूँ, ये हो जाएगी ½ mU/√2 का स्क्वायर, यानी कि ½ mU²/2। इसको कह रहे हैं ई, तो ये हो गई E/2। अब क्लियर हो गया? सर चलो भाई, चलते हैं आगे। 145 तरह हमने, करते हैं 146। ठीक है। क्या कह रहा है क्वेश्चन? हॉरिजॉन्टल रेंज इज 3 times ऑफ द ग्रेटेस्ट हाइट। हॉरिजॉन्टल रेंज 3 गुना है, किसका 3 गुना है? इसका ग्रेटेस्ट हाइट का। एंगल ऑफ प्रोजेक्शन बताइए, कितने एंगल पर फेंका गया इसको बताइए। कर देते हैं भाई 146। एक फॉर्मूला मैंने आपको कई बार बता रखा है, tan θ = 4h/r। ठीक है। तो यहाँ पे हमसे कहा गया है, क्या कहा गया है कि रेंज इज 3 times ऑफ हाइट। रेंज इज 3 times ऑफ हाइट। बस रख दो यार, ये खत्म हो जाएगा काम। 4h/r की जगह मैं रख सकता हूँ 3h। तो tan θ हो गया 4/3। और ये बेटा वैल्यू होती है 53 डिग्री, याद कर लीजिएगा आप। जब tan θ 4/3 आता है, इसका मतलब थीटा 53 डिग्री है। इसके अलावा कुछ और वैल्यूज हैं जो कि आपको याद होनी चाहिए। ठीक है।
वो भी मैं आपको बता दूंगा। देखते हैं, शेप मिल जाए तो भी बता देते हैं। इस तरह से आपको एक राइट एंगल ट्रायंगल दिया गया है, ठीक है। तो राइट एंगल ट्रायंगल है तो 90 डिग्री हो गया। ये एंगल आपका 37 डिग्री और ये 53 डिग्री, ठीक है। ये साइड 3, ये 4 और ये 5, ये याद कर लो तो कभी दिक्कत नहीं। इस ट्रायंगल की इमेज अगर आप दिमाग में रखेंगे तो आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। जैसे इसमें दिखाई दे रहा है sin 37, यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो 37 डिग्री के लिए परपेंडिकुलर का काम कर रहा है 3 और हाइपोटेन्यूज का काम कर रहा है 5, ठीक है। तो ये हो गया 3/5 है जी, तो 3/5। अगर आपसे पूछते हैं cos 37 की वैल्यू बताइए किसी क्वेश्चन में, तो 37 के लिए cos 37 जब निकालेंगे तो करेंगे बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, और 37 डिग्री के लिए बेस का काम कर रहा है 4, हाइपोटेन्यूज का कर रहा है 5, तो cos 37 की वैल्यू आएगी 4/5। आपसे कहें tan 37 की वैल्यू बताइए, ये होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। 37 के लिए परपेंडिकुलर का काम कर रहा है 3 और बेस का काम कर रहा है 4। इस तरह से आप tan 37 की वैल्यू बता सकते हैं। अगर 53 डिग्री पूछ लें तो भैया sin 53 डिग्री, साइन के लिए होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। 53 डिग्री के लिए परपेंडिकुलर का काम कर रहा है 4, हाइपोटेन्यूज का कर रहा है 5, तो sin 53 हो गया 4/5। इसी तरह से अगर आपके लिए पूछा जाए कि cos 53 डिग्री की वैल्यू बताइए, तो फिर आप लेंगे बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। 53 डिग्री के लिए बेस का काम कर रहा है 3, हाइपोटेन्यूज का कर रहा है 5, तो वैल्यू आ गई 3/5। आपसे पूछते हैं tan 53 डिग्री की वैल्यू बताइए, तो tan का मतलब होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और 53 डिग्री के लिए परपेंडिकुलर का काम कर रहा है 4 और बेस का काम कर रहा है 3, तो tan 53 डिग्री की वैल्यू आ गई 4/3। हमारे क्वेश्चन में भी जो वैल्यू आ रही है tan में, वो 4/3 आ रही है, और tan 4/3 आता है 53 डिग्री। ये मैंने बता भी दिया आपको डिटेल में। तो इस तरह से हमें आंसर मिल गया 53 डिग्री। आंसर चेक करें हम, तो 53 डिग्री है ना, ये आ गया हमारा आंसर, ऑप्शन नंबर 4, 53 डिग्री। समझ आया बेटा, नहीं आया? आ गया। चलो, मीटिंग का टाइम भी पूरा होने वाला है, इतना ही रहने दो। उम्मीद तो ज्यादा की थी, पर डिटेल में समझाने के चक्कर में टाइम ज्यादा लग गया क्वेश्चन में। कल फिनिश करेंगे, कोई बात नहीं। 1 मिनट बचा है। अच्छा जी।